नवीद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। थरूर साहब ये भी फरमाते हुए मैं दिखाई दिए ब्रिक्स के हवाले से कि शायद ही वो इस मामले पर भारत की हिमायत कर पाएँ। अब उन्हें नहीं दिखाई देता कि ब्रिक्स जो है वो भारत की हिमायत में खड़ा हो और कोई बयान भी जारी नहीं होगा। शशि थरूर ने इस खदशे का इजहार किया है। सर G7 में भी मोदी को नहीं बुलाया गया। ये जो सिफारती तन्हाई है, इसकी क्या वजह आपकी समझ में आती है? क्या सिर्फ पाकिस्तान पर जो जारहियत मुसल्लत की थी भारत ने, इस वजह से वो आलमी सतह पर हम देख रहे हैं सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, भारत की कुछ और भी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से वो अकेला खड़ा दिखाई देता है? बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो आपने शशि थरूर की बात की, मैं सिर्फ शुरू यहाँ से करना चाहूँगा उनके लिए कि बहुत देर की मेहरबां आते आते-आते, आते अगर इससे पहले कि जब उनको ये पता चल गया कि उनका जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम वाला, हम्म, उसका वो दुनिया में किसी भी मुल्क ने उसको ऑन नहीं किया और शशि थरूर की और इंडिया की बातों के ऊपर यकीन नहीं जी किया। जी 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 इस एक वजह से आप ये देखें कि इंडिया ने अपोजिशन जमातों पर मबनी एक वफ़द भी दुनिया के लिए भेजा हम्म, कि जाके खुदा का वास्ता उनको यकीन दिलवाएं कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान है, लेकिन उनके पास हम्म, दुनिया वालों ने जब उनसे सबूत मांगा तो उनके हम्म, पास देने के लिए कुछ नहीं था। हम्म, हमें तो इंडिया का, मेरा ख्याल है कि शुक्रगुजार होना चाहिए इस वजह से भी कि पहलगाम और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से कश्मीर का मसला एक दफा फिर दुनिया के सामने आ गया, हम्म, जिसको दुनिया बुलाए बैठी थी। अब दुनिया वाले ये कह रहे हैं कि पहले दोनों ममालिक अपने दरमियान जो असल इशू है कश्मीर हाँ, का, उसको हल करें ताकि आपके दरमियान मुस्तकबिल में ऐसी कोई चकलिश ना हो, कुछ ऐसा ना हो। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखें कि पहलगाम के बाद और इंडिया ने जो जारियत की, जिसका मुँह तोड़ जवाब मिला उसको, जी जी इंडिया ने जो सिंध तक मुआहदे को सस्पेंड किया, जी, उससे लोगों को ये भी पता चल गया कि सिंध तक मुआहदे में क्या-क्या खराबियाँ, वो कितना वन साइडेड है। उसको एक फरीक किसी तीसरे मुल्क को फरीक मानने से इनकारी है और वो खुद से उसको कैसे सस्पेंड कर सकता है। हम्म, तो मुझे ये लगता है कि एक ये भी इंडिया की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या जो उनकी पॉलिसी थी, हम्म, उसका उनको खुद से नुकसान होने लग पड़ा है। एक और चीज़ आप ये देखें कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, जी जी, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी फेलियर के ऊपर जो भी सवाल उठा रहा है, उसको गद्दार करार दिया जा रहा है। तो वहाँ पर एक बाज़ार लगा हुआ है लोगों को गद्दार करार देने का, जो कि हम्म, सिर्फ़ ये पूछते हैं कि कश्मीर में जो कहा जा रहा था कि सब अच्छा है, भारतीय हुकूमत का ये बयानिया मुकम्मल तौर पे बढ़ गया। इसके बाद हमें इसका एक और फ़ायदा जो नज़र आया, वो ये कि भारतीय मीडिया जो था, वो बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गया। आप ये देखें कि भारत में अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन ये जब आपने कहा ना कि तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं उनका मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, तो सर फिर इस हिसाब से तो नवीद साहब, फिर तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्यों सर कोई मुनसिफाना तौर पे तकसीम करेगा मुल्क के वसाइल? मुल्क के वसाइल कहाँ जाते हैं, किन के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, सर हम सब जानते हैं ना। अ, अभी आपके कान में ज़ीशान साहब ने एक सवाल किया मलिक साहब के लिए, अगर उसका जवाब ब्रीफली मैं दे सकूँ कि जी नाइजेरिया जो है वो प्लीज़ कैसे सर, निकला। प्लीज़ सर। उसने सबसे पहले तो तेल पर जो इन्हसार था उसको कम किया, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग हम्म, और जो दीगर शोबाजात थे उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी। हम्म, उसके बाद उसने सब्सिडी के में इस्लाहात की, उसने पेट्रोल के ऊपर, ज़राअत के ऊपर या जो दीगर चीज़ें हैं उसके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती थी उसको या तो ख़त्म कर दिया या जी इंतहाई जी, कम कर दिया। हम्म, उसके अलावा उसने मकामी पैदावार पर इन्हसार किया और मकामी पैदावार करने के लिए कारखाने लगाए, और जो कि एक स्लो प्रोसेस था जिसके बाद वो आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। इसके अलावा ज़र मुबादला की उन्होंने एक खास पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से आज वो आईएमएफ से और बाहर निकलने में पहुंचे हैं। और आखिरी जो चीज़ उन्होंने की, उन्होंने बैरूनी कर्ज़ों से ज़्यादा अंदरूनी कर्ज़ों के ऊपर हम्म, अंदरूनी कर्ज़े लेने शुरू किए। हम्म, जिससे ये हुआ कि उन्होंने जो आईएमएफ और दीगर वर्ल्ड बैंक और जो एडीबी, इनके ऊपर जो इन्हिसार था वो उनका कम उनका हुआ। खत्म हो गया, उनका पहले खत्म कम हो हुआ गया। फिर खत्म हुआ, अब आ सही। जाए आप पाकिस्तान। जी, ये कौमी इत्तेहादी कौंसिल की मीटिंग की तरफ अगर आएँ तो
आप पाकिस्तान का अलमिया देखें कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के वफद के साथ पहले मीटिंग होती है और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की मीटिंग जो है वो बाद में होती है। जी, जी। ये बजाय कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में वज़राए आला से ये पूछने के कि आप बताएं क्या-क्या खर्चे कम कर सकते हैं। हाँ, आईएमएफ ने मीटिंग के बाद उनको बताया जाता है कि आपने ये भी नहीं करना, आपने ये भी हाँ, नहीं करना, हाँ, ये आपने हमें ऑर्डर्स ये आए भी हैं नहीं वहाँ करना। से। ये हमें ऑर्डर्स आए हैं और वो आगे से कहते हैं जी कि हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम अपना सूबा कैसे चलाएँगे? आपने तो एनएफटी में हमें इतना कुछ दिया था। हाँ, आपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सूबों को मुंतकिल कर दिया था। तो अब हम करें क्या? अगर वफाक में सब कुछ करना है तो सूबे भी आपको चला लेना कि हमने हुँ, 18वीं तरमीम का क्या फ़ायदा होगा या इस तरह से। दूसरा आप एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान में जो लोग एक बहुत बड़ी क्लास कह लें या कुछ पाकिस्तान की पॉपुलेशन का कुछ पॉइंट समथिंग परसेंट कह लें, वो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो आईएमएफ को भी लोन दे सकते हैं, अगर वो मिलकर चाहें तो। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में हुकूमत कभी ये तो नहीं कहती कि हमारे जहाज़ जो हैं या हमारा ट्रैवल जो है या हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, वो हम कम करें ताकि हुँ, हम इन चीज़ों को पूरा कर सकें। जहाँ तक आखिरी पॉइंट, दफ़ाई बजट अगर पाकिस्तान ने बढ़ाना है, जो कि इस वक़्त की हुँ, ज़रूरत है, हुँ। तो आईएमएफ ने कह दिया है कि आप दफ़ाई बजट ज़रूर बढ़ाएँ, बट जो उसका डिफ़रेंस आएगा, वो आपने खुद से पूरा करना है। तो वो डिफ़रेंस कहाँ से पूरा किया जाएगा? नसीम साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर ये जो बात अभी फरमाई मलिक साहब ने, बलोच यकजहती कमेटी की जब हम बात करते हैं, इसको शमूलियत के लिए जिस तरह से कहा गया है पीटीआई की जानिब से, सर बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। आप भी इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि अगर इनको कहीं पर शामिल करना है, कौमी धारे में लाना है, बिठाना है, मुज़ाकरात करने हैं, तो ये मैंडेट तो हुकूमत का है ना सर, ना कि एक ऐसी पार्टी को ये मैंडेट हासिल है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है। क्योंकि इससे तो ऐसा मैसेज जाएगा कि ये जो पार्टी है, जो मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं जो एंटी स्टेट लोग हैं, जिनको एंटी स्टेट हमारे हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, उनको प्रोवोक करना चाहते हैं मज़ीद। ये मैसेज नहीं जा रहा सर? जी, बिल्कुल आपने सही एनालाइज़ किया है। मैं उससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ सर। जो अच्छा कप्तान होता है ना, जी वो सर। हालत जंग में अपने खिलाड़ी नहीं बदलता। हम्म। ये नहीं हो सकता कि वो एक दफ़ा ये डिसाइड करे कि ओपनिंग बैट्समैन ये वाले 2 जाएँगे और अगले मैच में वो ये डिसाइड करे कि 2 वाले जो थे वो बिल्कुल नकारा थे, उनको तो बैट पकड़ना नहीं आता था, हम्म। उनका फ्रंट फुट नहीं था, उनका बैक फुट नहीं था। अब मैं यहाँ से अगले 2 खिलाड़ी भेजता हूँ। नहीं, ये लेकिन तो सर अगर ऐसे उनको ही ये है कि शक अगर हो, एक सॉरी सॉरी नवीद साहब, अगर उनको जी, ये जी। शक हो कि कहीं ना कहीं उनके किसी खिलाड़ी को ख़रीद लिया गया है किसी जानिब से, फिर तो उनका हक है ना कि वो खिलाड़ी चेंज तो करें। फिर उनको जी, लेकिन फिर उनको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि क्या आपको आज तक यही नहीं पता चला कि आपके कौन से हाँ, खिलाड़ी ये बिके हुए चीज़, हैं ये चीज़, और और कब से कौन से बिके हुए हैं, खिलाड़ी कब से बिके हुए हैं। और कब से बिके हुए हैं। जी जी। और शायद आपने उनको वज़ीर आला या दीगर ओहदों पे बिठाया ही इसलिए इसलिए है था, क्योंकि वो बिके हुए वो हैं। बिके हुए थे, वहाँ से हैं वो, और ठीक है। जी, वो वहाँ से हैं और वो हम्म। आपके और उनके दरमियान हम्म। एक हम्म। पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही इसके होता। अलावा एक और चीज़ देखें, जो ये इमरान खान की जो रीसेंट ट्वीट आई है, उसके अलावा आप देखें कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के हम्म। ऊपर बिलबोर्ड के ऊपर मौजूदा हुकूमत और फ़ौज के खिलाफ नारेबाज़ी शुरू कर दी फिर गई से, है। हाँ जी, अब हाँ जी। आप एक दफ़ा से दोबारा शुरू कर दी गई है। हम्म। जो अमेरिकी बिज़नेसमैन पाकिस्तानी जो हैं, तनवीर साहब जो पाकिस्तान आए हुए हैं, एक ब्रिज का किरदार अदा करना हम्म। चाह रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक पूरी मुहिम शुरू मुहिम कर दी चलाई गई जा है रही, और उनको बिल्कुल। कहा जा रहा है कि वो इधर आए हैं और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उमर अयूब को सारे इंतज़ामात दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि खान साहब जेल में बैठ के ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज़ थी पहले एहतजाज की, वो सारी फेल हो गई हैं और अब वो अपनी आइंदा आने वाली स्ट्रैटेजी में नए लोगों को आज़माएँगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखें कि उनका ये बयान भी है कि अगर मैं जेल काट सकता हूँ, तो आप डरते क्यों हैं और सड़कों पे क्यों नहीं आते? हम्म। इसका मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता जा रहा है, ठीक उनकी जो है। डेस्परेशन है और हम्म। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई बंदा सड़क पे रहकर तो बड़ी मुश्किल से एहतजाज कर सकता है। खान साहब जेल में बैठ के कैसे एक एहतजाज को लीड कर सकते सर हैं?